कमलेश तिवारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला। हत्यारों ने डाली जमानत याचिका, अदालत ने लगाई फटकार, जमानत याचिका कर दी खारिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कमलेश तिवारी हत्याकांड को 4.5 साल बीत गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर कमलेश तिवारी को दिन दहाड़े गोली मारने और हत्या की साजिश रचने का इल्जाम है, लेकिन फिर भी उन्हें जमानत चाहिए। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आसिम को फिलहाल बेल देने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सांप्रदायिक घृणा फैलाने और दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करना गंभीर अपराध है, इसलिए बेल किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। आसिम अली कमलेश तिवारी हत्याकांड का आरोपी है, जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए इस याचिका को नकार दिया और जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रयागराज की अदालत को आदेश दिया कि वो इस मामले में ट्रायल को पूरा करे। अदालत के अनुसार अगर 1 साल में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। बता दें कि अभी तक इस मामले में 35 गवाहों में से 7 गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है और शेष अभी बाकी हैं। इसी को लेकर अब कोर्ट ने जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि आसिम की याचिका को खारिज करने वाला आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी के सिंगल बेंच ने दिया है। इस पूरे हत्याकांड मामले में साल 2019 में लखनऊ के नाका हिडोला थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद कमलेश तिवारी के हत्यारे को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि आसिम पूरे हत्याकांड में मुख्य आरोपितों के साथ लगातार संपर्क में था और इस पूरी हत्याकांड में उसकी अहम भूमिका थी। क्या था कमलेश तिवारी हत्याकांड? गौरतलब है कि कमलेश तिवारी ने साल 2015 में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। इसके बाद कई कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें धमकी मिली। ऐलान हुआ कि जो कमलेश तिवारी की हत्या करेगा उसे 51 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा। बता दें कि शुरुआत में कमलेश तिवारी को उनकी टिप्पणी के लिए जेल भेज दिया गया था, लेकिन इससे कट्टरपंथी शांत नहीं हुए और कमलेश की हत्या की साजिश रचने लगे। 18 अक्टूबर 2019 घटना के दिन रोज की तरह कमलेश तिवारी पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान भगवा वस्त्र में 2 साजिशकर्ता हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर उनसे मिलने पहुंचे। बातचीत कर साथ में चाय पी और उसके बाद मिठाई के डब्बे में छिपा कर लाए रिवॉल्वर और चाकू निकाल लिया। चाकू से ताबड़तोड़ उनके गले पर हमला किया गया और इसके बाद गोली मारी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। इसके बाद कमलेश तिवारी को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे देखकर सब सन्न रह गए। पुलिस ने फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू की और आरोपियों को धर दबोचा। हत्यारों से परिचित थे कमलेश। भगवा कुर्ता पहने 2 बदमाश मिठाई के डब्बे में चाकू और पिस्टल छिपाकर सुबह करीब 11:47 में कमलेश के आवाज पहुंचे थे। जब यह वारदात हुई तब कमलेश घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में अकेले थे। उनका बेटा ऋषि और पार्टी कार्यकर्ता सौराष्ट्र सिंह बाजार गए हुए थे। कमलेश की पत्नी किरण तिवारी चाय देकर दूसरे कमरे में चली गई थी। चर्चा यह भी थी कि हत्यारे एक शादी के सिलसिले में कमलेश से बात करने आए थे। पत्नी किरण तिवारी ने बताया था कि उनके पति कमलेश तिवारी के मोबाइल फोन पर किसी ने कॉल कर अयोध्या राम मंदिर मामले की सुनवाई पूरी होने पर बधाई देने के लिए घर आने की बात कही थी, जिसके बाद कमलेश ने उन्हें कमरा ठीक करने का आदेश दिया था। गुजरात से जुड़े हत्या के तार। हत्यारे जिस मिठाई का डब्बा लाए थे वह सूरत, गुजरात में 16 अक्टूबर की रात 9:30 बजे खरीदी गई थी। डिब्बे के बिल से इसका पता चला था। 13 अक्टूबर को कमलेश ने ट्वीट कर अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था। ट्वीट में कमलेश तिवारी के गुजरात में पकड़े गए ISIS के आतंकियों के निशाने पर होने संबंधी खबर को भी साझा किया था। आपसी रंजिश से जुड़ा मामला। सुराग की तलाश और मामले की छानबीन करने पहुंची फॉरेंसिक टीम ने दावा किया था कि आपसी रंजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की छानबीन में 10 टीमें लगाई गई थी। इलाके के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। लोगों से पूछताछ भी की गई थी। पार्टी ने की फांसी की मांग। इस पूरे हत्याकांड के बाद जमकर बवाल हुआ था। पार्टी सदस्यों ने जिहादियों को फांसी देने की मांग की थी।
कमलेश तिवारी अमर रहे, जिहादी को फांसी दो वरना गद्दी खाली करो, योगी जी मौके पर आओ, हिंदुओं को न्याय दिलाओ के नारे के साथ उग्र भीड़ ने टीले वाली मस्जिद के पास जाम लगा दिया था। इसी बीच एक कार्यकर्ता ने रोडवेज बस पर पथराव भी किया था, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किसी तरह लोगों को शांत करवाया गया और इमाम बाड़ा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया था। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी के हत्यारों की गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री के मौके पर आने की मांग को लेकर अड़े उनके बेटे ऋषि, चश्मदीद गवाह, पार्टी कार्यकर्ता स्वराष्ट्र सिंह और संगठन के कार्यकर्ता दूसरी तरफ से रास्ता चालू होने पर पक्का पुल की तरफ पहुंच गए और जाम लगा दिया। इससे सीतापुर रोड की तरफ से आने वाला यातायात भी ठप हो गया। इससे नया पक्का पुल, मेडिकल कॉलेज की तरफ के लिंक रोड और डॉलीगंज चौराहा चौक जाम हो गया था। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ भड़क गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच जिला अधिकारी और एसएसपी ने भीड़ को समझाने की कोशिश की तो उनके सामने ही सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। बता दें कि इसी के तर्ज पर राजस्थान के उदयपुर में भी एक जिहादी घटना को अंजाम दिया गया था। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के बाद कमलेश तिवारी हत्याकांड भी फिर चर्चे में आ गया था। उदयपुर का कन्हैया लाल हत्याकांड करीब 1.5 साल बाद चुनावी मुद्दा बन चुका है। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी और एक दूसरे को कन्हैया लाल की हत्या का जिम्मेदार ठहरा रही थी। पेशे से टेलर कन्हैया लाल की 28 जून 2022 को बड़े ही बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने दुकान में घुसकर धारदार हथियार से कन्हैया लाल का गला काटा और निर्दयतापूर्वक वीडियो ही बनाया। जब वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ तो उदयपुर में तनाव का माहौल बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक कन्हैया लाल ने बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा की टिप्पणी सोशल मीडिया पर शेयर करी थी। ये वीडियो नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी टिप्पणी को लेकर था। घटना के कुछ देर बाद ही राजस्थान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में मामला NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी। राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या पर राजनीति घटना के बाद ही शुरू हो गई थी, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। अब जब चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ये मुद्दा फिर से सुर्खियां बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्हैया लाल की हत्या के लिए कांग्रेस की राजनीति और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हत्या का कनेक्शन बीजेपी से बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर रिएक्ट करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि कन्हैया लाल की हत्या के पीछे बीजेपी के लोग थे। अपने इस दावे को लेकर अशोक गहलोत की दलील थी कि हत्या के आरोपियों को थाने से छुड़ाने के लिए बीजेपी नेताओं ने पैरवी की थी। जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या की गई थी और घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना था, सभी का मन सिहर उठा था। कथित हत्यारों ने कन्हैया लाल का गला काटते हुए वीडियो तक बना डाला था और सोशल मीडिया पर डालकर यह भी बताया था कि ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। हमलावर बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का सपोर्ट करने से नाराज थे। जब उनको कन्हैया लाल की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पता चला, तभी हत्या का प्लान बना लिया गया और अपने एक साथी की मदद से कन्हैया लाल की दुकान पर पहुंचकर हत्या कर दी गई। नूपुर शर्मा के सपोर्ट को लेकर कन्हैया लाल के कुछ लोगों से बहस भी हुई थी। कन्हैया लाल को जान से मारने की धमकी मिली थी। कन्हैया लाल ने जब पुलिस से शिकायत की तो उन्हें वापस लौटा दिया गया और कहा गया कि कुछ दिन वो शांति से रहे। धमकी की वजह से कन्हैया लाल ने कुछ दिनों तक अपनी दुकान भी बंद रखी थी। नूपुर शर्मा के जिस बयान के समर्थन को लेकर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, उस पर भी खूब बवाल हुआ था। बवाल इतना बढ़ा कि बीजेपी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया था और सक्रिय राजनीति से दूर रहकर वो घर बैठ गई। हाल ही में नूपुर शर्मा को कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री के कार्यक्रम में मंच पर देखा गया था। अभी अदालत का फैसला नहीं आया है, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या की वजह एक राजनीतिक बयान का समर्थन बताया गया है। अशोक गहलोत ने दावा किया था कि हत्यारों को 4 घंटों में ही पकड़ लिया गया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि शिकायत मिलने के बावजूद उनकी पुलिस ने कन्हैया लाल को सुरक्षा क्यों नहीं दी। बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनावी मुद्दा बन जाने से कन्हैया लाल को इंसाफ मिल सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।